हेलो दोस्तों, मैं सतीश मिश्रा स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हम लोग अभी जनरल साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं। 1000 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कर रहे हैं, जिसका ये सेट नंबर 10 है, जो कि आपके सभी एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। चाहे आपका कोई भी एग्ज़ाम हो, जैसे रेलवे ग्रुप डी, रेलवे जेई, आरआरबी, एनटीपीसी और एसएससी का कोई भी एग्ज़ाम, इन सभी एग्ज़ाम में ये प्रश्न पूछे जाने की बहुत ज़्यादा संभावना है। इसलिए आप हमारे इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर से ज़रूर देखें और जितना हो सके अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो अब मैं आपका ज़्यादा समय ना लेते हुए इस वीडियो को शुरू करता हूं। तो हमारा आज का पहला प्रश्न है, अधिक ऊंचाई पर उड़ने वाले जहाज में स्याही वाले पेन लीक क्यों हो जाते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पेन के बाहर कम वायुमंडलीय दबाव के कारण। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था, जैसे जैसे आप अधिक ऊंचाई पर जाते हो तो वायुमंडलीय दबाव जो होता है वह कम हो जाता है। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मृदा द्वारा जल के अवशोषण से संबंधित सिद्धांत क्या है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केशिका क्रिया। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि पेड़ पौधे जो होते हैं वह अपने जड़ से पानी को किस क्रिया द्वारा ऊपर की ओर खींचते हैं? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा केशिका क्रिया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उम्मीद करता हूं कि आप ये इसे नोट भी किए होंगे। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, संवेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल। दोस्तों, संवेग में परिवर्तन की दर को हम बल कहते हैं। दोस्तों, जैसा कि आपको ये क्वेश्चन का लेवल देख के पता चल गया होगा कि एक इम्पोर्टेंट कितना है आपके एग्जाम के लिए। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण की दिशा क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत। दोस्तों, बल आघूर्ण की दिशा जो होती है वह प्रयुक्त बल की दिशा के लंबवत होती है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, आवेग किसके बराबर होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, संवेग में परिवर्तन। दोस्तों, आवेग जो होता है वह संवेग में परिवर्तन के बराबर होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था और बहुत बार एग्जाम में ये रिपीटेड क्वेश्चन भी है। तो उम्मीद करता हूं कि आप ये सभी क्वेश्चन को नोट कर रहे होंगे, जो कि आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस कारण से हम बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बल के घर्षण बल के कारण। क्या? तो घर्षण बल के कारण। दोस्तों, हम लोग घर्षण बल के कारण ही बिना फिसले पृथ्वी पर चलने में सक्षम होते हैं। अगर दोस्तों आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है, यदि आपसे एग्जाम में कभी पूछा जाता है कि बर्फ पर चलना मुश्किल क्यों होता है, तो इसका सही आंसर जो होगा वह है घर्षण बल कम होने के कारण। बर्फ पर चलना इसलिए मुश्किल होता है क्योंकि वहां पर घर्षण जो बल होता है वो बहुत कम होता है, इसलिए वहां पर चलना मुश्किल होता है। और इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल के कारण। तो अब हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। प्रकाश डैश में सबसे तेज गति से यात्रा करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, निर्वात। दोस्तों, निर्वात में जो प्रकाश होता है वह सबसे तेज गति से निर्वात करता है। दोस्तों, प्रकाश की गति कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछी जाती है, तो प्रकाश की गति जो निर्वात में होती है वो मैं आपको लिख दे रहा हूँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। फिर से बोल दे रहा हूँ, 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड प्रकाश की गति निर्वात में होती है, और प्रकाश सबसे तेज गति निर्वात में करता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रखना। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। भौतिक मात्रा जर्क की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मीटर प्रति सेकेंड क्यूब। क्या? मीटर प्रति सेकेंड क्यूब होती है भौतिक मात्रा जर्क की इकाई। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। किसी पदार्थ की मात्रा की मौलिक इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, मोल। दोस्तों, किसी पदार्थ की मौलिक इकाई जो होती है वह मोल होती है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, किस कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिका का बैंक कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, लाइसोसोम। दोस्तों, कोशिका को आत्महत्या करने वाली कोशिकाओं
का बैंक लाइसोसोम को कहा जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। यदि आपको यह प्रश्न अच्छे लग रहे हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में से ज़्यादा शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। तो हमारा अगला प्रश्न है, आपेक्षिक घनत्व की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। दोस्तों, आपेक्षिक घनत्व की कोई भी इकाई नहीं होती है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, ब्रेक लगाने पर वाहन को रोकने वाले बल को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, घर्षण बल। दोस्तों, ब्रेक लगाने पर जो बल लगता है उसे हम घर्षण बल कहते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? यहाँ आपको बताना, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच कौन सा कोण होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 90 डिग्री का कोण होता है। दोस्तों, अभिकेंद्रीय त्वरण और स्पर्श रेखा त्वरण के बीच जो कोण होता है वह 90 डिग्री का होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके एग्जाम के लिए। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, बल आघूर्ण की SI इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूटन मीटर। दोस्तों, न्यूटन मीटर जो होता है वह बल आघूर्ण की SI इकाई होती है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, यंग मापांक की इकाई क्या होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पास्कल। दोस्तों, पास्कल जो है यह यंग मापांक की इकाई होती है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य डैश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 0 यानी कि 0 होता है। दोस्तों, अपकेंद्रीय बल द्वारा किया गया कार्य जो होता है वह 0 यानी कि 0 होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का बल डैश होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक। दोस्तों, न्यूटन के गुरुत्वाकर्षण के नियम के अनुसार दो वस्तुओं के बीच का जो बल होता है वह उनकी द्रव्यमान के गुणज के समानुपातिक होता है। यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, वनस्पति कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सेल्यूलोज। दोस्तों, वनस्पति कोशिका भित्ति जो होती है वह सेल्यूलोज की बनी होती है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, निम्न में से किस जगत के जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली अनुपस्थित होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मोनेरा। दोस्तों, मोनेरा जगत के जीवों की कोशिकाओं में नाभिकीय झिल्ली जो होती है वह अनुपस्थित होती है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण क्यों होता है? तो इसके लिए आपका ऑप्शन है, यह ऑक्सीजन ए के साथ अभिक्रिया करता है, यह तंत्रिका तंत्र को निष्क्रिय कर देता है, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, या फिर यह कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है। कार्बन मोनोऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ प्रतिक्रिया करता है, जिस कारण इसे कार्बन मोनोऑक्साइड प्रदूषण कहलाता है। दोस्तों, कार्बन मोनोऑक्साइड का सिंबल CO होता है, और दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड का सूत्र जो होता है वह CO2 होता है। मैं दोनों यहाँ पर लिख चुका हूँ, ये दोनों आपको नोट कर लेना है क्योंकि ये सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, मानव शरीर के किस अंग को मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहा जाता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यकृत, जिसे हम जिगर भी बोलते हैं और जिसे हम इंग्लिश में लीवर भी बोलते हैं। दोस्तों, यकृत को हम लोग मानव शरीर का जैव रसायन प्रयोगशाला भी कहते हैं। दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है क्या? तो आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कौन सा होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि यकृत को ही मानव शरीर का सबसे बड़ा ग्रंथि कहा जाता है। और दोस्तों, आपसे एग्जाम में पूछा जाता है
कि यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है। क्या? तो यकृत के अध्ययन को क्या कहा जाता है? तो यकृत के अध्ययन को हम लोग हेपेटोलॉजी कहते हैं। यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी, नोट कर लीजिए, मैं एक बार फिर से बोल दे रहा हूँ, यकृत के अध्ययन को हेपेटोलॉजी कहा जाता है। बहुत बार एग्जाम में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो अब मैं चलता हूँ अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, कमानी तुला किस सिद्धांत पर काम करती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हुक नियम। दोस्तों, हुक नियम पर कमानी तुला काम करती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका एग्जाम के लिए। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, सुपर कूलिंग का अभिप्राय तरल के किस बिंदु पर शीतलता से है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गलनांक से नीचे। दोस्तों, सुपर कूलिंग जो होता है वह हिमांक से नीचे के बिंदु पर तरल को ठंडा कर देता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के लिए। तो मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह किस प्रक्रिया के कारण होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। पानी में, दोस्तों, पानी में से पैदा होने वाले बुलबुले में जो चमक होती है वह प्रकाश के संपूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण ही होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब मैं चलता हूं अपने अगले प्रश्न की ओर, और वह हमारे इस वीडियो का आखिरी प्रश्न भी होने वाला है। हमारा आज का आखिरी प्रश्न है, किसी तरंग की प्रबलता उसके निम्न में से किसके अनुपात पर होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयाम का वर्ग। दोस्तों, तरंग की प्रबलता जो होती है वह आयाम के वर्ग के अनुपात में होती है। तो दोस्तों, यहीं पे हमारा यह वीडियो समाप्त होता है। उम्मीद है कि आपको यह प्रश्न अच्छे लगे होंगे। तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो का पूरा लाभ उठा सके और आने वाले एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर सके। और साथ ही साथ दोस्तों, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।